सुना तो बहुत बार था कि आसमान से परियां उतरती हैं, पर आज पहली बार अपनी आंखों के सामने किसी को यूं जमीन पर आते देखा। बस फर्क इतना था कि उसकी लैंडिंग थोड़ी गड़बड़ा गई थी, जैसे अभी उड़ान की प्रैक्टिस अधूरी हो। उसकी शरारत भरी और बेफिक्र आवाज ने अनीता को फिर से होश की दुनिया में खींच लिया। कुछ ही पल पहले तक वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। अभी कुछ ही पल पहले वह मौत को बहुत करीब से महसूस करके आई थी, लेकिन इस अजनबी की आवाज सुनकर हैरान रह गई और बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सामने खड़े उस खूबसूरत नौजवान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर जीत वाली मुस्कान थी। उस वक्त अनीता की हालत देखने लायक थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की रेशमी सलवार कमीज पहन रखी थी, जो उसकी गोरी रंगत को और निखार रही थी। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ते हुए बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिससे वह किसी कहानी की नायिका जैसी लग रही थी। लेकिन उसकी घबराहट और परेशानी ने उसके चेहरे को एक अलग ही रंग दे दिया था। कुछ देर पहले ही तो वह हवेली की दूसरी मंजिल की खिड़की से अपने दुपट्टे के सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी और मन ही मन अपने मंगेतर आर्यन को कोस रही थी कि अगर आज वह गिरकर चोटिल हो गई तो वह जरूर उसका मजाक उड़ाएगा कि भागना भी ठीक से नहीं आता। उसे रश्मि की डरावनी बातें याद आ रही थीं कि आर्यन कितना खतरनाक और बिगड़ा हुआ इंसान है और विदेश में रहते हुए उसके कई लड़कियों से रिश्ते रहे हैं। इसी डर की वजह से वह आधी रात को भागने पर मजबूर हुई थी, लेकिन उसका हाथ फिसल गया और वह एक हल्की चीख के साथ सीधे उस अजनबी के ऊपर गिर गई, जो उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसके मजबूत हाथों का सहारा और उसके शरीर से आती महंगे परफ्यूम की खुशबू ने एक पल के लिए अनीता को घबरा दिया, लेकिन अपनी जान बचाने की चिंता ज्यादा थी। उसने जल्दी से उठते हुए कहा, देखो, तुम जो भी हो, मेरा मजाक उड़ाने के बजाय मेरी मदद करो। अगर आर्यन आ गया तो वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम नहीं जानते वह कितना गुस्सैल और खतरनाक है। रश्मि कहती है कि वह बाहर गलत लोगों के साथ रहता है और अब यहाँ आकर मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगा। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। मैं तुम्हें अपनी सोने की बालियां भी दे दूंगी जो दादी ने दी थी। बस मुझे इस हवेली की दीवार के पार उतार दो। अनीता ने एक ही सांस में अपनी सारी परेशानी उस अजनबी के सामने रख दी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके सामने वह खड़ी है वही आर्यन है, जो अभी अभी विदेश से लौटा है और घरवालों को सरप्राइज देने के लिए पीछे के रास्ते से अंदर आ रहा था। अपनी इतनी सारी बुराइयां सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक पल के लिए सख्ती आई, लेकिन अगले ही पल उसकी मासूमियत और खूबसूरती ने उसे रोक लिया। उसने सोचा भी नहीं था कि अनीता अब इतनी बड़ी और इतनी सुंदर हो गई होगी। वह अपनी आंखों में हल्की सी मुस्कान लिए उसे देख रहा था, जो डर और गुस्से के कारण किसी डरी हुई हिरनी जैसी लग रही थी। उसने अपनी पहचान छुपाते हुए गंभीर आवाज में कहा, अच्छा, तो आर्यन इतना बुरा है जितना तुम बता रही हो। मैंने भी सुना है कि वह बाहर काफी बदनाम है और उसके गुस्से से लोग डरते हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें उस जालिम इंसान से बचाकर किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दूंगा जहां वह आर्यन तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएगा, बल्कि तुम्हारा नाम लेने से भी डरेगा। सच में? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? तुम बहुत अच्छे हो, वरना इस घर में तो सब उस आर्यन की तारीफ करते नहीं थकते। हालांकि वह दिखता बिल्कुल किसी फिल्मी विलेन जैसा है। सुना है उसकी आंखें भी बहुत डरावनी हैं, जैसे किसी विलेन की होती हैं। अनीता की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई और उसने बिना सोचे समझे उस अजनबी यानी आर्यन पर भरोसा कर लिया, जिसकी मुस्कान अब और गहरी हो गई थी। आर्यन ने अपने दिल में उठ रही हंसी को किसी तरह रोका और उसे चुप रहने का इशारा करते हुए अपने पीछे आने को कहा। दोनों धीरे धीरे कदम रखते हुए हवेली के पिछले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे, जहां चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था।
अनीता लगातार उसके पीछे चलते हुए उसे बताती जा रही थी कि कैसे बचपन में आर्यन उसे परेशान करता था और अब तो वह जरूर कोई बड़ा गुंडा बन गया होगा जिसके हाथ में हमेशा पिस्तौल रहती थी। आर्यन उसे देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था और सोच रहा था कि इस मासूम लड़की को उसकी हर बात का कैसे मजेदार जवाब दिया जाए। उसका मन कर रहा था कि अभी अपना नाम बताकर उसे और डरा दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि अभी इस खेल को थोड़ा और चलने दिया जाए, इसमें ज्यादा मजा आएगा। रात की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी और अनीता को लग रहा था कि वह आजादी की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े और खूबसूरत घेरे में खुद ही कदम रख रही है। आर्यन की मजबूत पर्सनालिटी और उसकी रहस्यमयी खामोशी अनीता के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी, लेकिन उस वक्त अनीता का पूरा ध्यान सिर्फ वहां से भागने पर था और इस तरह दोनों का यह पहला आमना सामना एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रहा था जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन के कदम हवेली से बाहर नहीं बल्कि हवेली के ही एक ऐसे कमरे की तरफ बढ़ रहे थे जहां वह उस भागती हुई परी को कैद करने वाला था। अनीता की सांस तेज चल रही थी, लेकिन फिर भी वह उस अनजान सहारे के पीछे चलती जा रही थी। आर्यन उसे हवेली की पिछली सीढ़ियों से ले जाते हुए दूसरी मंजिल के एक बहुत बड़े और शानदार कमरे में ले आया, जहां हल्का अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आ रही चांदनी में कमरे की खूबसूरती साफ नजर आ रही थी। उसने धीमी और भरोसा दिलाने वाली आवाज में कहा, तुम फिलहाल यहाँ छुप जाओ। यह इस हवेली का सबसे सुरक्षित कमरा है, जहां उस जालिम आर्यन का साया भी नहीं पहुंच सकता। तुम बस अंदर से दरवाजा बंद कर लो और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत निकलना। अनीता ने तुरंत सिर हिलाकर उसकी बात मान ली और उसकी इस मासूमियत पर आर्यन को अंदर ही अंदर हंसी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। अनीता ने राहत की सांस लेते हुए कहा, तुम सच में नेक हो। अगर तुम नहीं मिलते तो आज मेरा क्या होता। मैं यहीं बैठती हूँ, तुम जाकर देखो कि वह आर्यन आया तो नहीं। यह सुनकर आर्यन हल्की मुस्कान के साथ बाहर निकल आया और दरवाजा बंद कर दिया। उसे यह सोचकर बहुत मजा आ रहा था कि यह सीधी सादी लड़की उससे बचने के लिए उसी के कमरे में आकर छिप गई है और अब वह पूरी तरह उसके बनाए हुए जाल में फंस चुकी है। हवेली का निचला हिस्सा उस समय रोशनी और हंसी खुशी से गूंज रहा था। एक तरफ फूलों से सजावट हो रही थी और दूसरी तरफ लॉज में बैठे लोग मस्ती कर रहे थे। यह हवेली 3 भाइयों और एक बहन का संयुक्त और प्यार भरा घर था, जहां रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी थीं। सरिता जी, जो उस घर की सबसे बड़ी बहू और आर्यन की माँ थीं, खुशी से पूरे घर में इधर उधर घूम रही थीं, क्योंकि उनका 27 साल का एकलौता बेटा इतने सालों बाद विदेश से वापस आ रहा था। ढोलक के पास बैठी नीतू, जो बुआ की 22 साल की चंचल बेटी थी, पूरे जोश से ढोलक बजा रही थी और उसके पास उसका बड़ा भाई कबीर खड़ा था, जिसकी कुछ महीने पहले ही महक से शादी हुई थी और दोनों मिलकर पूरे घर की जान बने हुए थे। दूसरी तरफ अनीता थी, जो उसके पापा के दोस्त की 19 साल की एकलौती और बहुत लाडली बेटी थी, जिसके कारण उसमें अभी भी बचपना और मासूमियत थी और घर के सभी बड़े लोगों ने आपसी सहमति से आर्यन और अनीता की शादी तय कर दी थी और दोनों परिवारों ने मिलकर तय किया कि शादी यहीं हवेली से होगी। इसीलिए अनीता और उसके पूरे परिवार को यहीं पर बुला लिया गया था और शादी की तैयारी शुरू होने की वजह से वह बीते 1 हफ्ते से यहीं रह रही थी। बचपन में कभी कभार अनीता अपने पापा के साथ इस हवेली में आया करती थी और तभी उसकी मुलाकात आर्यन से हुआ करती थी, लेकिन बीते कई सालों से वह आर्यन से नहीं मिली थी और ना ही उसकी उससे कोई बात हुई थी। नीतू ने आंख मारते हुए मजाक में कहा, अरे जरा जोर से गाओ, आर्यन भैया की शादी है, कोई छोटी बात नहीं। वैसे भी सुना है कि अब उनका अंदाज बड़ा शाही हो गया है, तो गाने भी थोड़े खास होने चाहिए। उसकी बात सुनकर सब लड़कियां हंस पड़ीं। सरिता जी ने उसे हल्की डांट लगाते हुए मुस्कुराकर कहा,
तुम भी ना नीतू, मेरा बेटा तो बहुत सीधा सादा है, तुम लोग मिलकर उसे परेशान मत करना, नहीं तो वह बेचारा घबरा जाएगा। उनकी बात सुनकर सब कजिन्स जोर से हंस पड़े, क्योंकि सब जानते थे कि आर्यन कितना शरारती और तेज दिमाग वाला है और घबराना तो उसे आता ही नहीं। नीतू ने ढोलक पर जोर से थाप लगाई और गाने की आवाज और ऊंची कर दी, जिससे पूरी हवेली गूंज उठी। चाचा जी जो चाय पी रहे थे हंसते हुए ताऊ जी से बोले, भाई साहब, लगता है आज ये लड़कियां हमें सोने नहीं देंगी। वैसे भी आर्यन के आने की खुशी ही इतनी है कि पूरा घर जाग रहा है। ताऊ जी ने भी मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोले, हाँ भाई, जवान बेटा इतने सालों बाद घर आ रहा है और कल उसकी शादी भी है, तो रौनक तो बनती है। इस शोर शराबे और खुशी के माहौल के बीच एक चेहरा ऐसा भी था जिस पर सच्ची खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाक और साजिश भरी मुस्कान थी। वो थी नीतू की दोस्त और पड़ोसी, जो पड़ोस में कम और आर्यन के घर ज्यादा रहती थी। रश्मि बचपन से ही आर्यन को बहुत पसंद करती थी और किसी भी हाल में उसे पाना चाहती थी, लेकिन जब घर के बड़ों ने आर्यन और अनीता की शादी तय कर दी तो उसके मन में जलन भर गई। उसने आर्यन के विदेश में रहने का पूरा फायदा उठाया और अनीता जब से आई थी उसके सीधे दिमाग में यह डर बैठा दिया कि आर्यन बहुत बिगड़ा हुआ और गलत आदतों वाला इंसान है, जो बाहर रहकर गलत संगत में रहता है और लड़कियों के साथ घूमता है। रश्मि का मकसद सिर्फ इतना था कि अनीता डर जाए और खुद ही यह रिश्ता तोड़ दे। अब जब अनीता लॉज में नजर नहीं आ रही थी तो रश्मि मन ही मन खुश हो रही थी कि उसकी चाल काम कर गई और अनीता जरूर डरकर कहीं छुप गई है। उसने मन ही मन सोचा, तुम सब गाते रहो, आर्यन तो सिर्फ मेरा है। और उस सीधी सादी अनीता को मैंने इतना डरा दिया है कि वह आर्यन का नाम सुनते ही कांपती है। रश्मि के चेहरे पर हल्की सी चालाक मुस्कान थी और वह इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी। वह अपनी ही दुनिया में आर्यन के साथ शादी के सपने देख रही थी। उसे लगता था कि आर्यन जैसा स्मार्ट और आधुनिक लड़का अनीता जैसी सीधी सादी लड़की को कभी पसंद नहीं करेगा, और जब उसे पता चलेगा कि अनीता उससे डरती है तो वह खुद ही उससे दूर हो जाएगा। यही सोचकर रश्मि के चेहरे की चमक और बढ़ गई और वह भी झूठी खुशी दिखाते हुए ढोलक की ताल पर ताली बजाने लगी। लेकिन उसकी नजरें लगातार हवेली के दरवाजे और सीढ़ियों पर टिकी हुई थी कि कब कोई हंगामा हो। नीचे आंगन में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैल रही थी और बड़े बड़े बर्तनों में बनते पनीर, पूड़ी और पुलाव की महक से पूरा घर महक रहा था। तभी नीतू ने ढोलक पर एक नई और बहुत प्यारी धुन छेड़ दी, जिस पर सभी लड़कियां झूमकर गाने लगीं। गुड़िया नहीं गुड़िया तेरा गुड्डा परदेसिया, जोड़ी आसमान हो गई। नीतू की ऊंची और सुरीली आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर एक अलग ही माहौल बना रही थी और सभी कजिन्स तालियां बजाते हुए उस गीत का आनंद ले रहे थे। दूसरी तरफ आर्यन दूसरी मंजिल की गलियारे में खड़ा नीचे लॉज का पूरा नजारा बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी तेज नजरें घर के हर एक सदस्य पर पड़ रही थीं, जो उसकी वापसी की खुशी में डूबे हुए थे। उसने नीतू की ढोलक और गाने को सुनकर हल्की मुस्कान दबाई और फिर उसकी नज़र रश्मि पर पड़ी, जो सबके बीच बैठी तो थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। वह थोड़ी खोई खोई और बेचैन सी लग रही थी। आर्यन ने एक पल के लिए उसे हैरानी से देखा, मगर फिर यह सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद शादी की तैयारियों की थकान होगी। उस वक्त उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस बंद कमरे की तरफ था, जहां वह मासूम लड़की खुद को उससे बचाने के लिए छुपकर बैठी थी। उसे यह सोचकर ही मजा आ रहा था कि आखिर किसने उसके दिमाग में ऐसी कहानियां भर दी हैं। वह आराम से दीवार के सहारे खड़ा हो गया और आंखें बंद करके गीत की धुन और खाने की खुशबू का मजा लेने लगा। अब उसे बेसब्री से उस पल का इंतजार था जब अगले दिन शादी के समय वह उसके पास बैठेगा और उस डरपोक सी लड़की के चेहरे के भाव देखेगा। कुछ देर बाद
वह मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से नीचे लॉज की तरफ उतरने लगा, जहां अभी भी खूब चहल पहल थी। जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा, नीतू की नजर उस पर पड़ी। उसने जोर से ढोलक पर हाथ मारकर गाना रोक दिया। अरे देखो, हमारा विदेश से आया बाबू आ गया। नीतू की आवाज सुनकर सबकी नजरें आर्यन की तरफ उठ गईं और सरिता जी तो खुशी से भरी हुई दौड़कर अपने बेटे के गले से लग गईं। मेरा बच्चा आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद वापस आए हो। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे, जबकि ताऊ जी और चाचा जी भी आगे बढ़कर बारी बारी से आर्यन को गले लगाने लगे। पूरा घर अचानक खुशियों के शोर से गूंज उठा। हर कोई उसे देखकर हैरान भी था और खुश भी, क्योंकि आर्यन अब पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। उसकी चौड़ी कदकाठी और चेहरे की गंभीरता उसे बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो जैसा बना रही थी। अरे भाई आर्यन, तुम तो बिल्कुल ही बदल गए हो। मुझे तो डर है कहीं हमारी दुल्हन तुम्हें देखकर खुशी से बेहोश ही ना हो जाए। यह आवाज कबीर की थी। उसके साथ उसकी खूबसूरत पत्नी महक खड़ी थी, जिसने तुरंत कबीर के हाथ पर हल्की सी चुटकी काटी और धीमे से बोली, आप भी आते ही उन्हें छेड़ने लगे। जरा सांस तो लेने दो, बेचारे इतने लंबे सफर से आए हैं। कबीर ने मुस्कुराकर महक की तरफ देखा और शरारती अंदाज में बोला, अरे तुम आर्यन की सीधी सादी शक्ल पर मत जाओ। यह जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। आर्यन दोनों की यह प्यारी नोकझोंक देखकर हंस पड़ा और आगे बढ़कर कबीर को गले लगाते हुए बोला, यार तुम तो अभी तक वैसे ही हो, लेकिन भाभी ने तुम्हें काफी हद तक सुधार दिया है, वरना तुम तो किसी की सुनते ही नहीं थे। उसकी इस बात पर महक भी हंस पड़ी और लॉज में फिर से हंसी गूंज उठी। सभी कजिन्स ने आर्यन को घेर लिया था और हर कोई उससे विदेश के किस्से सुनने के लिए उत्सुक था। लेकिन रश्मि एक कोने में खड़ी हैरानी से उसे देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही आर्यन है। वह अब इतना ज्यादा हैंडसम और आकर्षक लग रहा था कि उसकी नजरें उसी पर टिक गईं। आर्यन ने एक हल्की सी नजर रश्मि पर डाली और फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बड़े गंभीर लेकिन दिलचस्प अंदाज में एक शर्त रख दी। उसने कहा, माँ, मेरी एक शर्त है। मेहंदी की रस्म में लड़के और लड़कियों का अलग अलग इंतजाम होगा और मैं दुल्हन के साथ बिल्कुल नहीं बैठूंगा, बल्कि मेरा और अनीता का आमना सामना सीधे शादी के वक्त ही होगा। मैं चाहता हूँ कि पुराने समय की तरह वह उत्सुकता और थोड़ी सी दूरी बनी रहे। मुझे ये तरीका पसंद है। आर्यन की इस अचानक और थोड़ी अलग सी शर्त को सुनकर सब लोग हैरान रह गए, लेकिन सरिता जी ने हंसते हुए कहा, तू कितना समझदार हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम मेहंदी की रस्म में लड़के और लड़कियों का अलग अलग इंतजाम कर लेंगे और अनीता को भी घूंघट में ही रखेंगे, ताकि शादी से पहले तुम दोनों का आमना सामना ना हो। आर्यन मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसका असली मकसद तो उस डरपोक सी लड़की को शादी वाले दिन एक जोरदार झटका देना था, जिसकी वह अपने हिसाब से हकदार थी। और साथ ही उसे यह भी पता था कि अनीता इस वक्त उसके ही कमरे में छुपी बैठी है, जिसे अब ढूंढ कर निकालना इन सब लड़कियों का काम था। नीतू और बाकी लड़कियां अनीता को ढूंढने के लिए पूरे घर में फैल गईं और आखिरकार उसे आर्यन के ही कमरे में ढूंढ निकाला। नीतू ने उसे पकड़कर बाहर निकाला और हंसते हुए बोली, अरे तू यहाँ छुपी बैठी है और हम तुझे पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। चल जल्दी तैयार हो जा, तेरा दूल्हा आ चुका है और उसकी तो बात ही अलग है। आर्यन के आने की बात सुनते ही अनीता को जोर का झटका लगा और उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसे लग रहा था कि अब वह खतरनाक इंसान उसे नहीं छोड़ेगा और वह मन ही मन उस अजनबी को भी कोसने लगी जो उसे इस कमरे में छोड़कर चला गया था। समय तेजी से बीतता गया और आखिर वह पल भी आ गया जब घर की बड़ी महिलाओं ने अनीता को जबरदस्ती शादी के लहंगे में सजाकर दुल्हन बना दिया। वह लगातार रो रही थी और उसकी आंखों में साफ डर नजर आ रहा था। महक ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से समझाया, अनीता, तुम बेवजह डर रही हो। आर्यन भैया बहुत अच्छे और समझदार इंसान हैं,
लेकिन पास खड़ी रश्मि ने ताने भरे अंदाज में कहा, अरे महक, तुम क्या जानो बाहर रहने वाले लड़के कैसे होते हैं। बेचारी अनीता की तो किस्मत ही खराब है। रश्मि की यह बात सुनकर महक ने उसे सख्ती से टोका और नीतू ने उसे पकड़कर पीछे करते हुए कहा, तुम अपनी बातें अपने पास रखो और हमारी दुल्हन को डराना बंद करो। उस वक्त अनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसे सहारा देकर शादी के स्टेज की तरफ ले जाया जा रहा था, वहां फूलों से सजा हुआ स्टेज था और चारों तरफ खुशबू फैली हुई थी। पूरा परिवार वहां इकट्ठा होकर इस खास पल का इंतजार कर रहा था। अनीता का सिर शर्म और डर से झुका हुआ था और वह अपने भारी दुपट्टे को मुट्ठियों में कसकर पकड़े थी कि किसी तरह यहाँ से निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। अनीता की सांसें जैसे अटकने लगी। नीतू ने उसके कंधे को हल्के से हिलाया और महक ने उसके कान में धीरे से कहा, सब इंतजार कर रहे हैं। अनीता ने डरते डरते अपने आंसू पोंछे और एक नजर अपने पास बैठे उस आर्यन नाम के इंसान को देखने की हिम्मत जुटाई, ताकि कम से कम उसे अपने नसीब का सच तो नजर आ जाए। जैसे ही अनीता ने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाकर दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से पूरी खुल गईं और उसकी सांसें वहीं थम गईं, क्योंकि उसके पास कोई खतरनाक या नापसंद इंसान नहीं, बल्कि वही खूबसूरत और आकर्षक लड़का बैठा था जिसने पिछली रात उसे सहारा दिया था और जिसके सामने वह आर्यन की इतनी बुरी बुरी बातें कर रही थी। आर्यन किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसने अनीता के इस हैरान और घबराए हुए चेहरे को देखकर अपने होठों पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और फिर सबकी नजरों से बचते हुए उसे शरारत से आंख मारी। अनीता को उस पल ऐसा लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और सब कुछ एक पल के लिए रुक गया हो। उसे तभी बहुत गहराई से एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जिससे वह भाग रही थी, उसी के पास जाकर उसी की बुराई करती रही। वह जैसे सदमे और घबराहट में ही थी। शादी के फंक्शन के बाद वो आर्यन की पत्नी बन गई। चारों तरफ लोगों ने खुश होकर बधाइयां देना शुरू कर दिया और पूरा घर खुशियों और हंसी से गूंज उठा। सरिता जी आगे बढ़ी और उन्होंने प्यार से अनीता का माथा चूम लिया और आर्यन मुस्कुराते हुए अपनी दुल्हन को देखने लगा, जो अब शर्म और घबराहट के मारे नजरें झुकाए बैठी थी। रस्में खत्म होने के बाद नीतू और महक उसे हल्के फुल्के मजाक करते हुए सहारा देकर ऊपर उसके कमरे की तरफ ले गईं। पूरे रास्ते वे उसे आर्यन के नाम से छेड़ती रहीं और अनीता मन ही मन घबराकर सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। शादी की रात कमरे को ढेर सारे फूलों से बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और हल्की हल्की रोशनी पूरे माहौल को किसी सपने जैसा बना रही थी। महक उसे फूलों से सजे बेड पर बिठाकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई और दरवाजा बंद कर दिया। अनीता डर के मारे सिमट कर बैठ गई। एक तरफ उसे रश्मि की वो कड़वी बातें याद आ रही थी कि आर्यन कितना सख्त और खतरनाक इंसान है, और दूसरी तरफ उसे अपनी कल रात की सारी बातें याद आ रही थी जो उसने आर्यन के सामने खड़े होकर उसके खिलाफ कही थी। उसने डरते डरते पूरे कमरे को देखा, फिर जल्दी से उठकर साइड टेबल पर रखा एक भारी सा क्रिस्टल का फूलदान अपने कांपते हाथों में उठा लिया और बेड के बीच में घुटनों के बल बैठ गई, जैसे खुद को तैयार कर रही हो कि अगर आज आर्यन ने कोई गलत हरकत की या गुस्से में कुछ किया तो वह बिना सोचे समझे यह फूलदान उसके सिर पर मारकर खुद को बचा लेगी। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे का हैंडल घूमा और आर्यन मुस्कुराता हुआ कमरे में आया। वह काफी स्मार्ट और आकर्षक लग रहा था। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और जैसे ही पलटकर बेड की तरफ देखा तो उसके कदम वहीं रुक गए और अनीता की इस अजीब सी तैयारी को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। अनीता गहने और भारी लहंगों में सजी हुई होने के बावजूद उस फूलदान को पूरी ताकत से अपने सीने से लगाए हुए थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखें डर के मारे और भी ज्यादा खुल गई थीं। आर्यन हंसता हुआ आगे बढ़ा
और अपनी कुर्ते के बटन खोलते हुए उसे उतारकर सोफे पर डाल दिया। यह देखकर अनीता और भी ज्यादा घबरा गई। उसने तुरंत फूलदान को हवा में थोड़ा ऊपर उठाया और डर व गुस्से के मिले जुले अंदाज में बोली, तुम वहीं रुक जाओ और मुझसे दूर रहो, वरना मैं सच कह रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर मैं किसी को नहीं छोड़ती। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं ये फूलदान सीधा तुम्हारे सिर पर मार दूंगी। मुझे सब पता है। रश्मि ने मुझे सब बता दिया है कि तुम बहुत सख्त और बिगड़े हुए इंसान हो। अनीता की इस मासूम और बचकानी धमकी पर आर्यन को और भी हंसी आने लगी, लेकिन उसका अंदाज अब धीरे धीरे शरारत से भरे हल्के रोमांस में बदल रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ बेड के पास आ गया और अनीता की आंखों में देखते हुए बहुत ही नरम और शरारती आवाज में बोला, बेवकूफ, वैसे तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और यह कहकर वह खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। फिर थोड़ा और करीब आते हुए बोला, अच्छा, तो मेरी इस प्यारी सी परी को गुस्सा भी आता है। चलो फिर ऐसा करो, जरा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ गुस्सा भगाने का एक जबरदस्त तरीका। मेरे पास ऐसा तरीका है कि तुम्हारा गुस्सा एकदम से भाग जाएगा। आर्यन की इन बातों और उसके इतने करीब आने से अनीता की धड़कनें तेज हो गईं और उसकी सांसें जैसे अटकने लगीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या सोचे, क्योंकि यह आर्यन तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा रश्मि ने उसके दिमाग में बना दिया था। वह तो बहुत ही शांत और नरम तरीके से बात कर रहा था और उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा अपनापन और खिंचाव था। अनीता ने शर्माते और घबराते हुए जल्दी से कहा, मुझे सब पता है, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। यह कोई गुस्सा भगाने का तरीका नहीं है। अनीता की इस सीधी और मासूम बात पर आर्यन सिर पीछे फेंककर जोर से हंस दिया। उसकी हंसी से कमरे की खामोशी टूट गई और वह हंसते हंसते खुद को संभाल नहीं पा रहा था, जबकि अनीता हैरानी से उसे देख रही थी कि आखिर उसकी बात में ऐसा क्या था जो यह इतना हंस रहा है। उसे तो अपनी बात बिल्कुल सही लग रही थी। कुछ देर बाद आर्यन हंसते हुए ही बेड पर अनीता के सामने बैठ गया और बहुत ही नरमी से उसके कांपते हाथों से वह भारी फूलदान लेकर साइड टेबल पर वापस रख दिया। फिर आर्यन ने अपना सारा शरारती अंदाज छोड़कर एकदम शांत और गंभीर एटीट्यूड अपना लिया। उसने अनीता के ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही नरम आवाज में समझाने लगा, अनीता, मेरी तरफ देखो और अपने दिल से वह सारा डर निकाल दो जो रश्मि या किसी और ने तुम्हारे मन में भर दिया है। मैं कोई गुंडा या बुरा इंसान नहीं हूँ और ना ही मेरे कई चक्कर हैं। मैं तो बाहर सिर्फ अपनी पढ़ाई और बिजनेस के काम से गया था। तुम कल रात मुझसे मिली थी। तुमने खुद देखा था कि मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, बल्कि मैं ही तुम्हें सुरक्षित यहाँ लेकर आया था। अनीता उसकी इन सच्ची और नरम बातों को सुनकर जैसे शांत होती जा रही थी। उसके अंदर का डर और गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा और वह आर्यन की आंखों में सच्चाई तलाश करने लगी जो उसे साफ दिखाई दे रही थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ उसके माथे पर बिखरे बालों को धीरे से हटाकर उसके कान के पीछे कर दिया और उसकी तारीफ करते हुए बोला, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी तरह सुरक्षित हो। मैं तुम्हारा पति हूँ और एक जिम्मेदार इंसान हूँ जो अपनी पत्नी की हर खुशी का ध्यान रखेगा। यह उनके बीच का पहला हल्का लेकिन बहुत खास पल था जहाँ बिना कुछ कहे ही एक नया भरोसा जन्म ले रहा था। आर्यन के साथ और उसकी बातों की सच्चाई ने अनीता के दिल को एक अजीब सा सुकून दे दिया। उसे लगा जैसे वह अब पूरी तरह सुरक्षित है। उसने शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली और उसके गाल पर हल्की शर्म छा गई। अनीता को यूं शर्माते देखकर आर्यन फिर मुस्कुरा दिया और उसके हाथों को थामकर उसे यकीन दिलाया कि उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। अनीता का डर अब पूरी तरह सुकून और अपनापन में बदल चुका था
और वह समझ गई थी कि जिसे वह गलत समझ रही थी वही असल में उसका सबसे बड़ा सहारा है। अगली सुबह जब वह तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून और चमक थी। हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत कपड़ों में वह सच में किसी खिले हुए फूल की तरह लग रही थी। आर्यन, जो पहले से ही लॉज में बैठा था, उसे देखकर मुस्कुराया और दोनों साथ में नाश्ते की टेबल की तरफ बढ़ गए। नाश्ते की टेबल पर घर का माहौल हमेशा की तरह चहल पहल और हंसी मजाक से भरा हुआ था। कबीर और महक की हल्की फुल्की नोक झोंक चल रही थी और नीतू अपनी मजेदार बातों से सबको हंसा रही थी। तभी रश्मि की नज़र अनीता के खुश और मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उसने मजाक के अंदाज में ही सही लेकिन अपनी जलन जाहिर करने की कोशिश की। यार अनीता, रात को तो तुम आर्यन के नाम से ऐसे डर रही थी जैसे वो कोई विलन हो और अब इतनी खुश बैठी हो। लगता है आर्यन ने तुम पर कोई जादू कर दिया है। रश्मि ने चाय का कप भरते हुए नकली और तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, जिस पर सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। आर्यन ने बड़े आराम से अपना पराठा तोड़ा और चेहरे पर हल्की सी आकर्षक मुस्कान लाते हुए रश्मि की तरफ देखकर बहुत ही सटीक और मजेदार अंदाज में जवाब दिया, जादू तो प्यार और सच्चाई का होता है रश्मि, जो सीधे दिल पर असर करता है। वैसे तुम्हें भी अपने लिए कोई अच्छा सा उपाय कर लेना चाहिए। क्या पता तुम्हारा भी नसीब खुल जाए और कोई तुम्हें मिल जाए ताकि तुम्हारे चेहरे पर भी ऐसी ही खुशी आ सके। आर्यन की इस मजेदार और हल्की तंज भरी बात पर नीतू और कबीर जोर से हंस पड़े और महक भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई। रश्मि का चेहरा एक पल के लिए शर्म और हल्की झुलझुलाहट से लाल हो गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाल लिया और बनावटी हंसी हंसने लगी। रश्मि की इस जलन और अंदर ही अंदर की खींच की एक पुरानी वजह थी जिसे घर के कुछ बड़े लोग ही जानते थे और अनीता को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। असल में आर्यन के बाहर जाने से पहले घर वालों ने रश्मि और आर्यन के रिश्ते की बात की थी, लेकिन उस समय रश्मि ने साफ मना कर दिया था, यह कहकर कि आर्यन का कोई खास स्टेटस नहीं है और वह उसके साथ अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहती। लेकिन अब जब आर्यन एक सफल और अमीर इंसान बनकर वापस आया तो रश्मि को अपनी उसी जिद पर बहुत पछतावा हो रहा था और वह आर्यन को अनीता के साथ इतना खुश देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी, जिसे आर्यन अच्छी तरह समझ चुका था। दोपहर के समय सभी लड़कियां रिसेप्शन की तैयारी के लिए पार्लर पहुंच गईं, जहां अलग ही चहल पहल और हंसी मजाक चल रहा था। अनीता को रिसेप्शन के लिए बहुत ही खूबसूरत और भारी कढ़ाई वाले लहंगे में तैयार किया जा रहा था, जिस पर चांदी के तारों का बारीक काम था और वह सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। लड़कियां तैयार होते हुए खूब हंसी मजाक कर रही थीं कि महक ने अनीता का चमकता हुआ चेहरा और उसका भारी लहंगा देखकर शरारत से कहा, आज जितना इतराना है इतरा लो और जितने नखरे दिखाने हैं दिखा लो। कल से आर्यन सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ते हुए कहेंगे, अरे सुनो जरा एक कप कड़क चाय तो बना दो और मेरे कपड़े भी तैयार कर दो। यह सारा रोमांस तो बस कुछ दिनों का है, उसके बाद तो पति की फरमाइशें ही पूरी करनी पड़ती हैं। महक की इस बात पर नीतू ने भी तुरंत मजाक में कहा, हाँ बिल्कुल, अभी तो यह इधर उधर मुस्कुरा रही है, कल किचन में काम करते हुए दिखेगी और कहेगी कि मुझे तो अपने पति के साथ बैठने का टाइम ही नहीं मिलता। उनकी बातों पर पार्लर में जोरदार हंसी गूंज उठी और अनीता भी खुलकर हंस पड़ी। उसे यह सारा माहौल बहुत अच्छा लग रहा था और उसके दिल में आर्यन के लिए एक अलग ही एहसास पैदा हो चुका था जो उसे बार बार मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। रिसेप्शन की शानदार पार्टी में पूरा हॉल रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। आर्यन सूट में बहुत ही हैंडसम और शानदार लग रहा था और अनीता उसके साथ खड़ी किसी परी जैसी लग रही थी। रश्मि बार बार मुस्कुराकर आर्यन के पास आने और उससे ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रही थी,
अनीता को उसकी यह ज़रूरत से ज़्यादा करीब आने वाली हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं और उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। कार्यक्रम के दौरान जब आर्यन किसी काम से हॉल के एक शांत कोने की तरफ गया तो रश्मि उसके पीछे चली गई। अनीता की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो वह भी अनजाने में उनके पीछे चली गई और दीवार के पीछे खड़ी होकर सुनने लगी। वहां रश्मि आर्यन के बहुत करीब खड़ी भावुक होकर कह रही थी, तुम भूल गए हो आर्यन कि घर वालों ने सबसे पहले हमारा रिश्ता तय किया था। तुम मेरे थे और मैं जानती हूँ तुमने यह शादी सिर्फ मुझे जलाने के लिए की है। यह सब बस एक समझौता है और तुम आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। आर्यन ने उसे सख्ती से थोड़ा दूर किया और ठंडे लेकिन साफ शब्दों में बोला, रश्मि अपनी हद में रहो। जो पहले था वह अब खत्म हो चुका है। अब मेरी जिंदगी सिर्फ अनीता है। तुम यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो और मुझसे दूरी बनाकर रखो। आर्यन तो यह कहकर वहां से चला गया, लेकिन अनीता के कदम वहीं रुक गए। उसने आर्यन की आखिरी बात शायद गुस्से और सदमे में ठीक से सुनी ही नहीं। उसके कानों में बस रश्मि के शब्द गूंज रहे थे कि सबसे पहले उनका रिश्ता तय हुआ था और यह शादी सिर्फ एक समझौता है। उसे लगा जैसे उसकी सादगी का फायदा उठाया गया है और आर्यन ने सच में उसे सिर्फ रश्मि को जलाने के लिए इस्तेमाल किया है। उसका दिल बुरी तरह टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जल्दी से वहां से हट गई और बाकी पूरे कार्यक्रम के दौरान चुपचाप और उदास सी रही। आर्यन ने उसकी इस अचानक खामोशी को थकान समझा और लोगों की भीड़ में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद देर रात जब दोनों कमरे में पहुंचे तो अनीता ने गुस्से में अपना भारी दुपट्टा उतारा और आर्यन की तरफ देखे बिना अपने गहने उतारने लगी। आर्यन जो बहुत अच्छे मूड में था मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन अनीता ने तुरंत अपना चेहरा घुमा लिया और बेड पर जाने के बजाय कमरे में रखे सोफे पर जाकर लेट गई। उसने कुशन अपने मुंह पर रख लिया और अपनी नाराजगी साफ जाहिर कर दी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि वह आर्यन से बात नहीं करेगी। आर्यन उसकी इस बचकानी हरकत पर नाराज होने की बजाय हल्का सा मुस्कुरा दिया। वह समझ गया कि इस लड़की के दिमाग में फिर से कोई गलतफहमी बैठ गई है। वह धीरे धीरे चलकर सोफे के पास आया और बहुत नरमी से उसके पास बैठकर उसके चेहरे से कुशन हटा दिया और बोला, मेरी इतनी प्यारी सी दुल्हन को इस सख्त सोफे पर सोने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या आज फिर से गुस्सा आ गया है? आर्यन ने प्यार और हल्की शरारत भरे अंदाज में कहा तो अनीता ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और बोली, मुझसे दूर रहो। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने मेरी सादगी का फायदा उठाया है। तुम्हारा रिश्ता तो रश्मि से तय हुआ था और तुमने मुझे सिर्फ उसे जलाने के लिए इस्तेमाल किया है। तुम झूठे हो। अनीता की यह मासूम सी शिकायत सुनकर आर्यन जोर से हंस पड़ा। फिर वह थोड़ा झुककर अनीता को बाजू से पकड़कर हल्के से अपनी तरफ खींच लाया और बोला, तुम सच में बहुत सीधी हो। तुम्हें तो कुछ भी समझ नहीं आता। यह कहते हुए उसने प्यार से उसकी नाक को हल्का सा छेड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसे समझाने लगा, जिससे अनीता की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। तुम सच में एक पागल सी लड़की हो। लगता है तुम्हारा दिमाग किसी ने कहीं रखकर उसकी जगह कुछ और भर दिया है। बस रश्मि की बात पकड़कर बैठ गई हो। अरे वह तो बहुत पुरानी और बेकार सी बात थी, जब मैं यहाँ से गया भी नहीं था और इसी रश्मि ने मुझे गरीब कहकर खुद ही इस रिश्ते से मना कर दिया था। आर्यन ने उसके चेहरे पर आई बिखरी लटों को धीरे से हटाते हुए सच्चाई बताई तो अनीता, जो अब तक गुस्से में गाल फुलाकर बैठी थी, उसकी आंखों में फैली हैरानी थोड़ी कम हो गई और वह धीरे धीरे उसकी बात समझने लगी। आर्यन ने अपने शांत और भरोसा दिलाने वाले अंदाज में उसे यकीन दिलाया कि उसकी जिंदगी में रश्मि की कोई खास जगह नहीं है और वह सिर्फ एक पड़ोसी से ज्यादा कुछ नहीं। अब अनीता के दिल से हर तरह का डर और शक खत्म हो चुका था और वह पूरी तरह से आर्यन के अपनापन और प्यार भरे व्यवहार में खो गई थी। रात और गहरी हो गई थी। अनीता अपने भारी कपड़े बदलकर हल्के और आरामदायक कपड़ों में बैठी अपने बाल सुलझा रही थी।
तभी आर्यन के हाथ में एक बहुत खूबसूरत मखमली डिब्बा देखकर उसकी नजरें उस पर टिक गईं। आर्यन उसके पास आकर बैठ गया और वह डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही नरम आवाज में बोला, मैं तुम्हें ठीक से शादी का गिफ्ट भी नहीं दे पाया। यह मैं खास तुम्हारे लिए बाहर से लाया था। अनीता ने हल्की सी शर्मीली मुस्कान के साथ डिब्बा खोला तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। उस डिब्बे में एक बहुत ही सुंदर और बारीक काम वाली पिंक रंग की साड़ी थी। साथ में एक बेहद खूबसूरत और चमकदार हीरो का सेट रखा था, जिसकी चमक देखकर अनीता की आंखें चमक उठी। आर्यन ने उसके चेहरे की खुशी देखकर उसका हाथ हल्के से थामते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम यह साड़ी और यह गहने पहनकर मेरे सामने आओ। आज मैं तुम्हें इस साड़ी में देखना चाहता हूँ। अनीता यह सुनकर शर्म से हल्की गुलाबी हो गई। उसने नजरें झुका ली, फिर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और वह डिब्बा लेकर तैयार होने के लिए अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब वॉशरूम का दरवाजा खुला तो आर्यन जो सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था, एक पल के लिए जैसे ठहर सा गया। अनीता उस पिंक रंग की बहुत ही खूबसूरत और नाजुक साड़ी में बेहद आकर्षक लग रही थी। साड़ी का कपड़ा हल्का और बारीक था, जिससे उसकी सादगी और खूबसूरती और निखर कर सामने आ रही थी। गले में चमकता हुआ हीरो का सेट उसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे और वह हल्की सी झिझक के साथ खड़ी थी। आर्यन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वह इतना घबरा क्यों रही है। आर्यन उसके करीब आकर रुक गया और हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, आज तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस रंग में इतना ज्यादा खूबसूरत लग सकती हो। उसकी इस सच्ची तारीफ को सुनकर अनीता शर्मा गई और उसने नजरें झुका ली। वह थोड़ा सा पीछे हटना चाहती थी, लेकिन आर्यन ने बहुत ही नरमी से उसका हाथ थाम लिया और उसे भरोसा दिलाने वाले अंदाज में देखने लगा। फिर हल्के मजाक के अंदाज में बोला, याद है तुमने मजाक में कितनी अजीब अजीब बातें कही थी। अब तो लगता है हमें बस हंसते खेलते ऐसे ही अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। उसकी इस बात पर अनीता और ज्यादा शर्माने लगी और धीमी आवाज में बोली, मुझे सच में बहुत शर्म आ रही है। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, जैसा तुम आराम महसूस करो वैसा ही करेंगे। और लेकिन इतना तो तय है कि अब हम दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वक्त देना चाहिए। कमरे में एक सुकून भरा और हल्का सा मुस्कुराहट वाला माहौल बन गया, जहां दोनों के बीच धीरे धीरे अपनापन और भरोसा बढ़ रहा था। आर्यन की धीमी आवाज ने अनीता के दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसकी बातों में इतना अपनापन और सच्चाई थी कि अनीता का सारा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह आर्यन के साथ सुरक्षित है और उसका प्यार सच्चा है। वह अब खुद भी इस रिश्ते को दिल से अपनाना चाहती थी। आर्यन ने बहुत ही प्यार से उसका हाथ थामा। अनीता ने हल्की सी झिझक के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। कमरे में हल्की रोशनी और शांति का माहौल था, जिसमें दोनों के बीच का फासला धीरे धीरे खत्म हो रहा था। उस रात उनके बीच एक नया भरोसा और गहरा रिश्ता बना, जहां दोनों ने एक दूसरे को समझा और अपने दिल की बातें महसूस की। अनीता का हर डर अब खत्म हो चुका था और उसके दिल में सिर्फ सुकून और अपनापन रह गया था। अगली सुबह जब अनीता की आंख खुली तो हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। वह आर्यन के पास ही थी और उसके चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। रात की यादों ने उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान ला दी। वह चुपचाप आर्यन को देखने लगी। तभी आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचा और उसके माथे को हल्के से सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। अनीता शर्मा गई और उसने अपना चेहरा उसके कंधे पर छुपा लिया। दोनों के बीच अब एक गहरा रिश्ता और मजबूत विश्वास बन चुका था। अनीता के परिवार वाले आज अपने घर वापस लौट गए थे। अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ हंसी खुशी देखकर उनके मन को सुकून मिल गया था। अनीता अब खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित और खुश आर्यन के साथ महसूस करती थी
और उसे पूरा यकीन था कि अब उनके रिश्ते के बीच कोई भी दूरी नहीं आ सकती। दोस्तों, किसी की भी बातों पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि सच को खुद से जानने का प्रयास करना चाहिए। रिश्तों में गलतफहमी कई बार दूरियां बना देती है, इसीलिए उस गलतफहमी को बात करके जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए। यह कहानी एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन प्रदान करना नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा देना भी है। ये कहानी में दिखाए गए सारे पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। इस कहानी का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी कनेक्शन नहीं है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।